मिट्ठू महाराज अपने जंगल में जमीन में खुदाई करवा रहे थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जमीन के नीचे काफी सारा तेल है। सैनिक, जल्दी जल्दी खुदाई करो और जमीन के नीचे से तेल निकालो। अगर वे तेल निकल आया तो हमारे जंगल के तो वारे नियारे हो जाएंगे। हाँ महाराज, आप चिंता ही न करें, मैं जल्द ही तेल तक पहुंच जाऊंगा और जमीन के अंदर से तेल निकाल लूंगा। वे सैनिक हैवी मशीनरी से जमीन में खुदाई कर रहा था ताकि जल्द से जल्द जमीन से तेल निकल आए। फिर 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन कड़ी मेहनत के बाद उसी जगह से तेल निकलना शुरू हो जाता है। अरे वाह, तेल निकल आया, तेल निकल आया। कितनी तेजी में निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जमीन के अंदर तेल ही तेल है। हाँ महाराज, ऐसा लगता है जमीन पूरी तेल से भरी हुई है। अब तो हमारे जंगल के मजे आ गए। हाँ, अब हमें दूसरे जंगलों में जाकर मदद मांगने की जरूरत नहीं। हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम अपनी प्रजा की अच्छे से सेवा करेंगे। सैनिक, यहाँ पर एक मशीन लगा दो ताकि वे मशीन आराम से जमीन के अंदर का सारा तेल खींचकर बाहर निकालती रहे। जो हुक्म महाराज, मैं यहाँ पर मशीन लगा देता हूँ। फिर अगले दिन सुबह सैनिक मशीन लाकर लगा देता है। वे मशीन अपना काम कर रही थी। जमीन में से तेल निकालकर वे बाहर ड्रम में भर रही थी। सैनिक, अब ये तेल टैंकरों में भर भर के आसपास के सभी जंगलों में बेचो ताकि हमें मुनाफा मिले। जी महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अब तो जंगल के पक्षियों को भी पता लग गया था कि जमीन के अंदर से तेल निकल आया है। हाश, हमारे जंगल से भी कोई कीमती चीज निकली, वरना हमें तो ऐसा लगता था कि हमारा जंगल बस ऐसे ही बेकार है। हाँ ये तो है, मैं मिट्ठू महाराज के पास गई थी। वे तो बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। मुझसे कह रहे थे कि तेल बेचकर जो मुनाफा मिलेगा उससे वे अपनी प्रजा की सेवा करेंगे। तेल निकलने की वजह से जंगल के पक्षी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि मिट्ठू महाराज ने उनसे वादा किया था कि अब वे जंगल में नई फसलें लगवाएंगे और पक्षियों के टूटे फूटे घर भी वे दोबारा से बनवाएंगे। काश रानी, मैं जंगल का महाराज होता तो वे सारा तेल मेरा होता। मैं वे तेल बेच बेच कर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता। और मैं तो पक्षियों की मदद भी नहीं करता। महाराज तो पागल हैं, जो पैसे आते हैं तेल बेचकर उनसे तो वे पक्षियों की मदद करते हैं। कालू जी, ऐसे सपने देखना छोड़ दें। ना तो आप इस जंगल के महाराज हो और ना ही वे सारा तेल आपका है, तो ऐसे सपने देखने का क्या ही फायदा। कुछ भी है रानी, पर मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठूंगा। मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, क्या पता मेरा ये सपना पूरा हो जाए। कालू कौवा ये कहकर घर से बाहर चला जाता है। वे उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से तेल निकल रहा था। वे देखता है सैनिक मशीन से तेल निकाल कर ड्रम में भर रहा था। वाह रे, क्या खालिस तेल निकल रहा है। काश इसकी जगह मैं सैनिक होता तो तेल चोरी कर करके मैं दूसरे जंगल में ले जाकर बेचता। कालू कौवा देखे जा रहा था और सोच रहा था कि वे ऐसा क्या करे कि जिससे वे ये तेल चुरा सके। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आ जाता है। हाँ, मिल गया उपाय। अब इस जमीन में जितना भी तेल है वे सारा का सारा मेरा होगा। अब देखो मैं आज रात में क्या करता हूँ। कालू कौवे ने बढ़िया सा उपाय सोच लिया था। वे अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। कालू कौवा रस्सी और एक पत्थर लेकर उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से तेल निकलता था। अब मैं इसी रस्सी की मदद से जमीन के नीचे जाऊंगा और जहाँ से तेल पाइप के अंदर जाता है मैं उस जगह पर ये पत्थर लगा दूंगा ताकि तेल पाइप में जाना बंद हो जाए। फिर मैं देखता हूँ जमीन में से तेल कैसे निकलता है। कालू कौवा फिर रस्सी को मशीन से बांध देता है और फिर उसी रस्सी से लटक कर वे जमीन के नीचे चला जाता है। तेल तो बहुत नीचे था। कालू कौवा रस्सी को पकड़ पकड़ कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे तेल के पास जा रहा था। थोड़ी देर में वे जमीन के काफी नीचे आ जाता है जहाँ पर बस तेल ही तेल था। वाह रे वाह, जमीन के नीचे तो तेल का समुंदर है। इतना सारा तेल बेचकर तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। कालू कौवा वे बड़ा सा पत्थर उस पाइप के ऊपर लगा देता है जहाँ से तेल उस पाइप के अंदर जाता था। बस अपना काम करके कालू कौवा वापस से बाहर आ जाता है।
कल सुबह पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी कि जमीन के अंदर से तेल निकलना बंद हो गया। बस फिर अगले दिन सुबह उल्लू सैनिक तेल निकालने की काफ़ी कोशिश करता है, पर ज़मीन में से तो एक कतरा भी तेल नहीं निकलता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक का इंतज़ार करें। पक्षियों के जंगल में आजकल सूखे का मौसम चल रहा था। सूखे की वजह से जंगल में अनाज और फलों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। बेचारे उस जंगल के पक्षी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्हें भोजन ढूंढने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। अरे वाह तोते भाई, इस सूखे के मौसम में भला आपको ये दो सेब कहाँ से मिल गए? अपने जंगल से नहीं मिले, मैं दूसरे जंगल गया था, वहाँ से लेकर आया हूँ ये सेब। अपने जंगल में भोजन ढूंढना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ ये तो है, यहाँ से दूसरे जंगल जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और कर पैरों में दर्द हो जाता है। पता नहीं यार, जंगल में बारिशें कब होंगी, क्योंकि बारिशों के बाद ही जंगल में नई फसलें निकलेंगी और पेड़ों पर नए फल आएंगे। वैसे कबूतर भाई, तुमने अपने लिए आज का भोजन ढूंढ लिया? कहाँ ढूंढा यार, पूरे जंगल में यहाँ वहाँ घूमा पर गंदम का एक दाना भी नहीं मिला। या तोते भाई, तुम्हारे पास दो सेब हैं, इनमें से एक सेब मुझे दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। माफ़ करना यार, इनमें से एक सेब मेरी पत्नी का है। बेबी बाहर भोजन ढूंढने गई है, जब वे वापस आएगी तो ये सेब वो खाएगी। अच्छा कोई बात नहीं यार, मैं दोबारा जंगल में जाता हूँ, क्या पता मुझे कहीं से भोजन मिल जाए। उदास होकर कबूतर फिर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, पूरा 1 महीना हो गया है, हम सिर्फ एक टाइम ही भोजन खाते हैं, बाकी 2 टाइम हमें भोजन खाने को नहीं मिलता। इसी तरह चलता रहा तो एक ना एक दिन हम भूख से मर जाएंगे। कालू जी कुछ कीजिए ना। क्या करूँ रानी, मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। भूख की वजह से हर समय मेरे पेट में दर्द रहता है। समझ में नहीं आता हमारे जंगल के हालात कब ठीक होंगे, कब इस जंगल में बारिशें होंगी और कब दोबारा से जंगल में नई फसलें निकलेंगी। कालू जी, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, बाहर जाएं और जाकर भोजन ढूंढ कर लाएं। हाँ हाँ जाता हूँ, तुम बस घर में बैठी रहना और बातें बनाती रहना। कालू कौवा भी बहुत ज़्यादा परेशान था। वे फिर जंगल में भोजन ढूंढने चला जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। उधर ही कबूतर और बुलबुल को एक सेब मिला था, पर वे सेब दोनों को ही एक साथ नजर आया था, इसीलिए दोनों आपस में लड़ रहे थे कि ये सेब मेरा है। जाओ जाओ यहाँ से कबूतर, मैंने कह दिया ना, ये सेब मेरा है तो मेरा है। अरे तुम जाओ यहाँ से, ये सेब पहले मुझे नजर आया, इसीलिए ये सेब तो मेरा है। देखो कबूतर, मुझे गुस्सा न दिलाओ और यहाँ से सीधा चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो मैं हाथापाई पर आ जाऊँ। हाँ हाँ, गुस्सा तो सिर्फ तुम्हें ही आता है, मैं तो बस एक छुई मुई सा खिलौना हूँ। तो मुझे मारोगी और मैं रोने लग जाऊंगा। मार के तो दिखाओ जरा मुझे, तुम्हारे हाथ ना तोड़ दिए तो फिर बोलना। दोनों ही पक्षी उस एक सेब की खातिर आपस में लड़ रहे थे। तभी ये लड़ाई देखकर कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। क्या हो गया, क्या हो गया, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है। अरे देखो ना कालू कौवे, इस कबूतर को बिला वजह ही मेरे मुंह लग रहा है। मैं लग रहा हूँ मुंह या तुम लग रही हो? मैंने तुमसे कहा ना यहाँ से चली जाओ, ये सेब मेरा है। नहीं, ये सेब मेरा है क्योंकि इससे पहले मैंने देखा था। कालू कौवे, इसे कह दो कि यहाँ से चला जाए, ये सेब मेरा है। कालू कौवा समझ गया था कि दोनों एक सेब की वजह से ही आपस में लड़ रहे हैं। सुनो सुनो, तुम दोनों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं फैसला करूँगा कि ये सेब किसका है। हाँ कालू कौवे, फैसला करके बताओ कि ये सेब किसका है। रुको जरा, मैं बस अभी आया, पर हाँ, मेरे आने तक तुम दोनों में से इस सेब को कोई हाथ नहीं लगाएगा। कालू कौवा ऐसा बोलकर वहाँ से कहीं चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वे एक तराजू लेकर वहाँ पर आ जाता है। अरे कालू कौवे, इस तराजू को लेकर यहाँ पर क्यों आ गए, इससे क्या करोगे? कालू कौवा छुरी से उस सेब को आधा आधा काट देता है। सेब काटने के बाद वे सेब का कटा हुआ हिस्सा तराजू की एक तरफ रखता है और दूसरा वाला हिस्सा वे तराजू की दूसरी ओर रखता है। पर दोनों कटे हुए सेब बराबर नहीं थे, एक का वजन ज़्यादा था तो एक का कम था।
इस वाले हिस्से का वजन ज्यादा है और उस वाले हिस्से का वजन कम है। लाओ कालू कौवे, जो ज्यादा वाला है वो मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं दोनों को बराबर दूंगा। ज्यादा वाले हिस्से का सेब कालू कौवा थोड़ा सा खाने लग जाता है। सेब खाने की वजह से अब इस वाले हिस्से का वजन कम हो गया था और दूसरे वाले हिस्से का वजन ज्यादा हो गया था। लो भाई कालू कौवे, अब उस वाले का ज्यादा वजन बढ़ गया। वे फिर कालू कौवा दूसरे वाले हिस्से का सेब भी थोड़ा सा खाने लग जाता है। इसी तरह ही चलता रहता। जब कालू कौवा एक तरफ का सेब खाता तो दूसरी तरफ का वजन बढ़ जाता और जब दूसरी तरफ का सेब खाता तो पहली वाली तरफ का वजन बढ़ जाता। इसी तरह करता करता कालू कौवा दोनों तरफ के ही सेब के टुकड़े खा जाता है। चलो भाई, मेरा पेट तो भर गया, तुम दोनों अब आपस में लड़ते रहो, मैं चलता हूँ। कालू कौवे ने बड़ी चालाकी से पूरा सेब खा लिया था और उन दोनों पक्षियों के हाथ तो कुछ भी नहीं लगा था। इसीलिए तो कहते हैं लड़ाई करने से किसी के हाथ कुछ नहीं आता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। अरे कालू बेटा, बाहर न जा, देख तो कितनी तेज बारिश हो रही हैं। बारिशों के मौसम में बाहर जाना बहुत खतरनाक है। माँ बाबा तो बाहर हैं, वे बारिश में नहाने गए हैं, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ उनके पास। अरे कालू, तेरे बाबा बिना मेरी एक बात नहीं मानते, चले गए ना बारिश में नहाने। पता भी है बारिश के मौसम में कितना खतरा होता है, फिर भी चले गए। चल बेटा कालू, तेरे बाबा को लेके आते हैं। कालू कौवा और उसकी माँ फौरन से घर से बाहर चले जाते हैं। वे आकर क्या देखते हैं, कालू कौवे का पिता तो नदी के गहरे पानी में डूब रहा था। कौवे जी, आप नदी के पानी में कैसे गिर गए? ये पानी तो बहुत गहरा है। हाय रे, मैं आपको कैसे निकालूंगी? बाबा, मेरे बाबा को बचाओ, मेरे बाबा को बचाओ कोई। अरे पत्नी जी, मैं तो बारिश में नहा रहा था, पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसला और मैं नदी के पानी में गिर गया। यूं ही देखते कालू कौवे का पिता तो उस गहरे पानी में डूब जाता है। बाबा, मेरे बाबा मेरे बाबा। पानी बहुत खतरनाक होता है, मैं आज के बाद कभी पानी के पास नहीं जाऊंगा। बस तभी से ही कालू कौवे के मन में पानी का डर बैठ जाता है और कालू कौवा तो नहाना धोना सब छोड़ देता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। यूं ही फिर समय बीता जाता है और काफी साल गुजर जाते हैं। बचपन में तो कालू कौवे की माँ उसे डांट डपट कर नहला देती थी, पर जब से वे बड़ा हुआ था वे खुद की मर्जी करता था। अरे कालू कौवे, तुम्हारे शरीर को पानी की बहुत कमी हो गई है, लगता है तुम पानी नहीं पीते। वैद जी, मैं पानी तो पीता हूँ पर बहुत कम, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। उल्लू वैद जी भी परेशान था कि आखिर वे किस तरह कालू कौवे को समझाए। बेचारा कालू कौवा, ना तो उसकी माँ है और ना ही उसके बाबा, बेचारे की अब तक शादी भी नहीं हुई। एक काम करती हूँ, उसे मैं थोड़ा सा भोजन दे आती हूँ, खुश हो जाएगा। मीनू चिड़िया टिफिन के अंदर भोजन लेकर कालू कौवे के घर चली जाती है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। कालू कौवे, तुम्हारे पास से कितनी बदबू आ रही है, तुमने कितने दिनों से नहीं नहाया? यार मीनू चिड़िया, ये नहाने धोने की बातें मुझसे ना किया करो, मुझे अभी नहीं मरना जो मैं पानी के पास जाऊं। तुम पागल हो गए हो, अगर तुम नहाओगे नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे, और अगर तुम बीमार हो गए तो तुम्हें कौन संभालेगा? तुम तो घर में अकेले रहते हो। यार मुझे डराओ नहीं, मैं वैसे ही पानी से बड़ा ही डरता हूँ। लाओ, तुम मेरे लिए भोजन लाई हो ना, आ जाओ मिलके खाते हैं। कालू कौवे के पास से बहुत गंदी बू आ रही थी। मीनू चिड़िया से तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। नहीं कालू कौवे, तुम खाओ आराम से भोजन, मुझे मानो चिड़िया के पास जाना है। ऐसा बोलकर मीनू चिड़िया फौरन वहाँ से चली जाती है। कोई भी पक्षी मेरे पास नहीं बैठता, लगता है कभी मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा। हाय रे, क्या किस्मत है मेरी। फिर इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। कालू कौवा तो बिल्कुल नहीं नहाता था और ना ही पानी से अपना मुंह धोता था। हाय रे, मेरा घर कालू कौवे के घर के बराबर में क्यों है? उसके गंदे शरीर की बदबू मेरे घर में आती है, मेरे तो नाक में दर्द हो जाता है। क्या करें यार, उस कालू कौवे को इतना तो समझाया है पर वे हमारी बात सुनता ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है वे पागल है,
हमें उसे अपने जंगल से निकालकर पागल खाने भेज देना चाहिए। सारे के सारे पक्षी कालू कौवे की गंदी बदबू की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। यार दोस्तों, कालू कौवे का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वे तो हमारे जंगल में जरासीम फैला देगा। हमारे जंगल में तो छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, वे तो कालू कौवे की वजह से बीमार हो जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। काफी समय के बाद मेरे अंडों से मेरे बच्चे निकले हैं। अगर उस कालू कौवे की वजह से मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पक्षियों, सोनू चिड़िया ठीक कह रहे हैं, हमें उस कालू कौवे का कुछ करना होगा। अगर वे खुद को साफ नहीं रखेगा तो इस तरह तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। पर मीनू चिड़िया क्या करें, वे कालू कौवा तो बारिश में भी नहीं नहाता। जैसे ही बारिशें होती हैं वे तो अपने घर में घुस जाता है। मुझे ऐसा लगता है हमें कालू कौवे की कोई कमजोरी ढूंढनी होगी, जिससे वे कालू कौवा बदल जाए और नहाना शुरू कर दे। मैं नजर रखूंगी कालू कौवे पर और पता लगा के रहूंगी कि आखिर कालू कौवे की क्या कमजोरी है। बस फिर अगले दिन सुबह से मीनू चिड़िया छुपकर खिड़की से कालू कौवे पर नजर रखती थी। घर में अकेला बैठे बैठे कालू कौवा खुद को अकेला महसूस करता, इसीलिए वो टीवी देखता रहता। ये कालू कौवा पूरा दिन शादी वाला चैनल क्यों देखता रहता है? कितनी सुंदर दुल्हन है, काश कोई कभी मुझे भी पसंद करे और मुझसे भी शादी करे। पर कहाँ ऐसा हो सकता है, मैं तो इतना गंदा रहता हूँ। ये बात सुनकर मीनू चिड़िया को बढ़िया सा उपाय आ जाता है। ना बाबा ना, मैं तो उस गंदे कौवे के करीब ही नहीं जा सकती, मुझे तो उल्टी आ जाएगी। रानी कौवी वो पानी से डरता है, इसीलिए नहीं नहाता। अगर जल्द से जल्द उसका ये डर खत्म ना किया तो वे बीमार हो जाएगा और अकेले रहने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। रानी कौवी, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, वे तो पानी भी बहुत कम पीता है। मीनू चिड़िया, मैं सब जानती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई ठीक हो जाए, पर वे कौवा बहुत गंदा है, उसके पास तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। रानी बहन, तुम अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें ये काम करना चाहिए, क्योंकि किसी की जान बचाना बहुत पुण्य का काम है। हाँ, मान जाओ ना रानी कौवी, मैं उस गंदे कौवे की वजह से बहुत परेशान हूँ। उसकी गंदी बदबू मेरे घर तक आ रही होती है। तुम कर सकती हो रानी कौवी, अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर कालू कौवे को ठीक कर दो। सारे पक्षियों के इतना कहने पर रानी कौवी मान जाती है। कौवे जी, क्या मुझे पानी मिल सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे पानी को तो मैं छूता भी नहीं हूँ, बड़ी मुश्किलों से थोड़ा सा पीता हूँ ताकि जिंदा रहूँ। रानी कौवी की सुंदरता को देखकर कालू कौवा पिघल जाता है। क्या करूँ, मना भी नहीं कर सकता, कितनी सुंदर कौवी है, ऊपर से सामने से आके ये मुझसे बात भी कर रही है। मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी हिम्मत करके इसे पानी दे देना चाहिए। हिम्मत करके कालू कौवा डरते डरते गिलास में पानी निकालकर रानी कौवी को दे देता है। अरे वाह, बहुत मजे का पानी था, शुक्रिया आपका। वैसे आप अच्छे कौवे लगते हो, मुझसे दोस्ती करोगे? मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। क्या वाकई में आप मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, क्यों नहीं, आप इतने अच्छे कौवे हो, आपसे भला दोस्ती कौन नहीं करेगा। रानी कौवी बड़ी मुश्किलों से गंदी बदबू के अंदर कालू कौवे से बातें कर रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अरे वाह, मैंने तो सोचा था कोई मेरा कभी दोस्त नहीं बनेगा, पर आज मुझे इतनी सुंदर कौवी मिल गई और उसने मुझसे दोस्ती भी कर ली। काश कि वो मुझे पसंद करने लग जाए और उससे मेरी शादी हो जाए। हाय रे, अभी तक मेरी नाक में बदबू ही बदबू है, कितनी मुश्किलों से खड़ी थी वहाँ पर, मेरे तो सर में दर्द हो गया था। रानी, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो, पक्षियों ने तुम पे भरोसा किया है, उनका मान ना तोड़ना। बस फिर अगले दिन से रानी कौवी कालू कौवे के साथ घूमती रहती और उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करती। पता है, मुझे बारिश में नहाना बहुत पसंद है। जब भी बारिशें होती हैं मैं तो बहुत नहाती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद। पर मैं तो नहीं नहाता, क्योंकि बारिश के पानी से मुझे बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं, अब नहा लो आप पानी से, भला पानी से भी कोई डरता है? छोटे छोटे बच्चे पानी से नहा रहे होते हैं। नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, पानी से मैं कभी नहीं नहाऊंगा,
मुझे डर लगता है। इसी तरह रानी कौवी उसे समझाती रहती, परंतु वे नहीं समझता। इसी तरह फिर एक हफ्ता गुजर जाता है। आज जंगल में तेज बारिश हो रही थी। कालू कौवा तो डर के मारे अपने घर में छुपा बैठा हुआ था। चलो ना कालू जी, बारिश में जाकर मजे से नहाते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, तुम जाके नहाओ। चलिए ना, मैं आपकी दोस्त हूँ, क्या अब आप मेरी बात नहीं मानेंगे? तुम कोई और बात बोलती तो मैं मान लेता, पर ये नहीं मानूंगा। तुम जाओ यहाँ से। गुस्से में रानी कौवी भी बाहर चली जाती है। तभी कालू कौवे के पास मीनू चिड़िया आती है। अरे, ये तुमने क्या किया कालू कौवे? भला इतनी सुंदर कौवी को भी कोई मना करता है? मैं क्या करूँ मीनू चिड़िया? वे मुझसे कह रही थी कि मैं उसके साथ जाकर बाहर बारिश में नहाऊं। हाँ तो नहा लो, कितना अच्छा मौसम है। अगर तुम उसकी बात मानोगे तो क्या पता वो तुमसे शादी कर ले। क्या तुम सच कह रही हो? अगर मैंने बारिश में नहा लिया तो वे मुझसे शादी कर लेगी? हाँ जरूर, वो मान जाएगी शादी के लिए, पर तुम नहाओ तो। मीनू चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा भागा भागा बाहर चला जाता है और आकर रानी कौवे के साथ बारिश में नहाने लगता है। वे काफी देर तक बारिश के पानी में नहाता रहता है। बारिश के पानी में नहाने से वे तो बिल्कुल साफ हो गया था। अरे, मैं तो इसे गंदा समझ रही थी, पर नहाने के बाद तो ये कितना चमक रहा है। कितना हैंडसम कौवा है, मुझसे शादी करने के लिए ये बारिश में आके नहाने लग गया। मान जाओ ना रानी, अब तो मान जाओ, मैंने बारिश में भी नहा लिया। मान जाओ, मुझसे शादी कर लो। हाय रे, रानी कौवी तो अब मना कर देगी, क्योंकि ये सब तो ड्रामा था। बेचारे कालू कौवे का दिल टूट जाएगा। हाँ, मैं करूँगी शादी। कालू जी, आप बहुत सुंदर हो, मैं आपसे शादी करूँगी। मीनू चिड़िया तो ये देखकर हैरान थी और कालू कौवा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। रानी कौवी की वजह से कालू कौवे का बचपन का डर अब खत्म हो गया था और उन दोनों का रिश्ता भी पक्का हो गया था।